अंजू आज बहुत खुश थी क्योंकि उसकी भाभी मीरा माँ बनने वाली थी। उनके पेट में 3 महीने का बच्चा था। अंजू अपने भैया और भाभी की बहुत ही लाडली थी। मीरा ने भी अंजू को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। उसने बहुत ही अच्छे से अंजू का ध्यान रखा और अब बारी थी अंजू की अपनी भाभी का ध्यान रखने की। एक दिन मीरा रसोई में काम कर रही थी और अचानक से वह बेहोश हो गई। अंजू भी वहीं पर अपनी भाभी का हाथ बटा रही थी। उसने तुरंत अपने भैया को फ़ोन किया और उनसे बोला, भैया आप हॉस्पिटल पहुंचो। मैं भाभी को हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। पता नहीं भाभी को क्या हुआ है, वह बेहोश हो गई है, उन्हें होश नहीं आ रहा है। भैया आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचे, हम लोग निकलते हैं। अंजू ने तुरंत अपने पापा को आवाज़ लगाई और फिर पापा की मदद से भाभी को गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल के लिए निकल गई। अंजू को गाड़ी चलानी आती थी, इसीलिए उसने एम्बुलेंस को नहीं बुलाया, खुद ही अपनी भाभी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर ने जब मीरा को देखा तो उन्होंने बताया, मीरा के शरीर में खून की बहुत कमी है और फिर वह 3 महीने की प्रेग्नेंट भी है, इसीलिए आपको मीरा का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आकाश भी हॉस्पिटल पहुंच चुका था, वह बहुत ही घबराया हुआ था। अंजू अभी डॉक्टर से बात कर रही थी। उसके पापा ने उसे बताया कि बेटा, बहू अब ठीक है, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, उसे होश आ गया है। और अंजू अभी डॉक्टर से बात कर रही है। आकाश मीरा को देखकर डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने आकाश को भी सब कुछ बता दिया जो उन्होंने अंजू को बताया था। डॉक्टर ने आकाश को साफ साफ कह दिया था कि मीरा को किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी में बहुत ही प्रॉब्लम है। मीरा के पास हर समय कोई ना कोई रहना चाहिए, उसे बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना। अंजू ने डॉक्टर से कहा था, डॉक्टर साहब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं भाभी को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आपने जो भी बताया है आपकी हर बात का मैं ध्यान रखूंगी। चारों हॉस्पिटल से घर वापस आ जाती हैं। आकाश मीरा को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और अंजू चाय बनाने के लिए रसोई में। मीरा को अस्पताल आने जाने में बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई थी, कमजोरी भी बहुत लग रही थी, इसीलिए वह जैसे ही बिस्तर पर लेटी तुरंत ही सो गई। आकाश थोड़ी देर तक मीरा के सर पर हाथ फिराता रहा और फिर उसके बाद वो नीचे हॉल में आ गया। हॉल में उसके पापा रमाकांत जी बैठे हुए थे। तब तक अंजू भी सबके लिए चाय लेकर आ गई। तीनों चाय पीते पीते आपस में बातें करने लगे। तभी आकाश ने कहा, पापा मुझे लगता है घर में अब एक काम करने वाली रख लेनी चाहिए क्योंकि मीरा को डॉक्टर ने पूरी तरह आराम करने के लिए कहा है और अंजू अकेले घर को कैसे संभालेगी। बेटा जैसा तुम्हें सही लगे तुम वैसा ही कर लो, जो भी हो, बस मीरा बहू को किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए क्योंकि वह मेरे लिए बहू नहीं, मेरी बेटी है, बिल्कुल अंजू की तरह। उसने अपने सारे फर्ज बहुत अच्छे से निभाए। मेरी बेटी अंजू को उसने कभी भी परेशान नहीं किया, बिल्कुल एक माँ की तरह प्यार करती है। अब हमारी बारी है उसकी देखभाल करने की। आकाश ने घर पर एक बाई रख ली थी जो घर का झाड़ू पोछा और बर्तन करती थी। रसोई का काम तो अंजू खुद ही संभाल लेती थी और अपनी भाभी का भी ध्यान बहुत अच्छे से रख रही थी। कभी कभी मीरा बेड पर लेटे लेटे बोर हो जाती थी तो वे किचन में काम करने के लिए आ जाती, जिसकी वजह अंजू ऐसे गुस्सा हो जाती जैसे वह मीरा की ननंद नहीं बल्कि उसकी माँ हो। अंजू की बातें सुनकर रमाकांत जी और आकाश मुस्कुराने लगते थे और अंजू को चिढ़ाने के लिए उसे कहते, अंजू तुम सासू माँ होने का फर्ज बहुत अच्छी तरह से निभा रही हो। अंजू इस बात से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाया करती थी और फिर वह अपने भैया की शिकायत करने के लिए अपनी मीरा भाभी के पास पहुंच जाती थी। फिर मीरा आकाश की बहुत अच्छे से क्लास लगाती थी। यह देखकर अंजू बहुत ही खुश हो जाती थी। इसी तरह धीरे धीरे करके हंसी खुशी से दिन गुजर रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था। रमाकांत जी अंजू के लिए लड़का देख रहे थे।
वे मन ही मन सोच रहे थे कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो अंजू की शादी तय कर दे। लेकिन उसकी शादी जब मीरा बहू को बच्चा हो जाएगा उसके बाद ही करेंगे। और फिर रमाकांत जी के एक दोस्त ने लड़का बताया जिसका नाम निखिल था। वह आकाश के ही ऑफिस में काम करता था, इसीलिए आकाश भी उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। लेकिन कभी कभी हमें जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं होता। अंजू की शादी तय हो जाती है। सभी लोग बहुत ही खुश थे। रमाकांत जी ने निखिल के परिवार वालों को साफ साफ बता दिया था कि जब तक उनकी मीरा बहू को बच्चा नहीं हो जाता तब तक वे शादी नहीं कर सकते। इस बात के लिए निखिल के परिवार वाले भी राजी हो गए थे, क्योंकि निखिल का भी घर बन रहा था, इसीलिए उन लोगों को भी थोड़ा सा समय चाहिए था। आकाश और निखिल की अब पहले से ज़्यादा दोस्ती हो गई थी। वे लोग कभी कभी बाहर भी जाने लगे थे। रात के 11 बज रहे थे, लेकिन आकाश अभी तक घर नहीं आया था। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। आकाश हमेशा अपने समय पर घर आ जाता था। अंजू ने मीरा को खाना खिला दिया था और दवाइयाँ दे दी थी, जिसकी वजह से मीरा को नींद आने लगी और वह सो गई। लगभग 12 बजे होंगे, तभी दरवाजे पर बेल बजी। अंजू ने जाकर दरवाज़ा खोला तो आज आकाश भैया उसे बदले बदले नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने शराब पी रखी हो। अंजू को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके आकाश भैया ने शराब पी है, क्योंकि जब से अंजू समझने लायक हुई है तब से उसने आज तक आकाश भैया को कभी शराब पीते हुए नहीं देखा। अंजू ने अपने आकाश भैया को हॉल में सोफे पर बिठाया और फिर किचन में चली गई उनके लिए नींबू पानी बनाने। अंजू ने आकाश को नींबू पानी पिलाया, जिसकी वजह से थोड़ी देर में उनका थोड़ा सा नशा कम हुआ और वो वहीं सोफे पर सो गया। अंजू को अब बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी थी कि अगर भाभी को पता चल गया कि भैया शराब पी कर आए थे तो भाभी को बहुत ही गहरा सदमा लगेगा। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और फिर अभी तो डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस लेने के लिए मना भी किया है। अंजू को नींद नहीं आ रही थी। वह इधर उधर करवट बदल रही थी। सुबह के 5 बज गए। वह हॉल में आ गई और उसने आकाश को उठाया। आकाश उठ गया और फ्रेश होकर हाथ मुंह धोकर हॉल में आ गया। मीरा और रमाकांत जी अभी तक सो रहे थे, क्योंकि सभी लोग सुबह 6 बजे उठते थे। आकाश अंजू से नजरें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि वो समझ गया था कि अंजू जान गई है कि वह कल शराब पी कर आया था। अंजू ने आकाश से कहा, भैया आपको याद है ना, डॉक्टर ने आपसे क्या कहा था? अगर भाभी ने किसी भी बात का स्ट्रेस लिया तो भाभी और उनके होने वाले बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। फिर आपने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया? आपने शराब को हाथ भी कैसे लगाया? जबकि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं भाभी को शराब पीने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह नफरत करती है उन लोगों से जो शराब पीते हैं। आपको याद है जब हम लोग पहली बार भाभी को देखने गए थे तो उनका सबसे पहला सवाल यही था कि आप कोई गलत काम तो नहीं करते, शराब तो नहीं पीते, क्योंकि शराब के कारण ही उन्होंने अपना एक भाई खोया था। अब आप खुद ही सोचिए, अगर उन्होंने आपको इस हालत में देख लिया होता तो उन पर क्या बीतती। अंजू, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मैं तो निखिल के साथ बस बाहर खाना खाने गया था। वहाँ पर उसके कुछ दोस्त आए हुए थे। शायद उन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया था या फिर मेरे खाने में कुछ ऐसा वैसा किया था। यह सुनते ही अंजू के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई।
कि निखिल के साथ होते हुए उसके भैया के साथ इतना सब कुछ कैसे हो गया। अंजू के दिमाग में अब शक ने जन्म ले लिया था कि कहीं निखिल शराब तो नहीं पीता, वह कोई गलत काम तो नहीं करता। अंजू ने अपने भैया से साफ साफ कह दिया था, भैया आज जो हो गया सो हो गया, मैं यह बात भाभी और पापा को नहीं बताऊंगी, लेकिन अगली बार अगर गलती से भी ऐसा कुछ हुआ तो फिर पापा ही आपको समझाएंगे। और आपको कोल्ड ड्रिंक और शराब में कोई फर्क नहीं नजर आया? इतने तो बेवकूफ़ नहीं है आप। आकाश चुपचाप वहाँ से अपने रूम में चला गया। रूम में पहुंचकर आकाश ने मीरा को प्यार से जगाया। अरे आकाश जी, आज आप बहुत जल्दी उठ गए, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? और कल रात में कोई मीटिंग थी क्या? आप 10 बजे तक घर नहीं आए थे। हाँ मीरा, कल एक मीटिंग थी, इसीलिए मुझे घर आने में बहुत लेट हो गया था। अंजू मीरा की दवा लेकर आई थी, जो सुबह खाली पेट खानी होती है। मीरा ने जब अंजू को देखा तो वह समझ गई कि अंजू आज कुछ उदास है, घर में कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। अंजू क्या हुआ? आज तुम सही से सोई नहीं क्या? तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है। सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। बस पता नहीं क्यों कल रात में सही से नींद नहीं आई। इस पर मीरा ने अंजू की चिंता करते हुए कहा कि दिन भर तो मेरी देखभाल और घर के काम करने में दौड़ती रहती हो, तो थकान तो हो ही जाएगी। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा बहुत मुझे भी काम करने दिया करो, लेकिन तुम और पापा जी मानते ही नहीं हो मेरी बात। अरे भाभी चिंता मत करो, बस कुछ ही दिनों की और बात है, फिर तो सब ठीक हो ही जाएगा। लगभग 2 महीने हो गए थे और इन 2 महीनों में आकाश ने कभी शराब नहीं पी, तो अंजू को अपने भैया पर यकीन हो गया था कि शायद गलती से उन्होंने शराब पी ली होगी उस बार। धीरे धीरे करके इसी तरह से दिन गुजरते चले गए और मीरा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। घर में सभी लोग बहुत ही खुश थे। रमाकांत जी ने घर में अपने पोते के आने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें आकाश ने अपने दोस्तों और निखिल के परिवार वालों को भी बुलाया था। अंजू ने अपने भतीजे का नाम रखा था हर्षित और प्यार से उसको लड्डू कहकर बुलाते थे, जो सबको बहुत ही पसंद आया था। सबने पार्टी में बहुत ही एंजॉय किया। सभी लोग अपने अपने घर वापस चले गए और निखिल भी अपने परिवार के साथ घर वापस चला गया। सभी लोग घर में बहुत खुश थे और रमाकांत जी जब हर्षित को लेने की कोशिश करते तो उनके हाथ कांपने लगते थे, क्योंकि हर्षित बहुत ही छोटा सा था। सबसे छोटी अंजू ही थी। जब रमाकांत जी उसे अपनी गोद में लिया करते थे, उसके बाद से तो उन्होंने कभी किसी को गोद में लिया नहीं, इसीलिए उन्हें हर्षित को लेने में बहुत डर लगता था। लेकिन फिर धीरे धीरे करके रमाकांत जी को आदत हो गई। आज हर्षित पूरे 1 महीने का हो गया था, इसीलिए अंजू ने उसका फर्स्ट मंथ बर्थडे सेलिब्रेट किया। अंजू जब घर में ऐसे छोटे मोटे सेलिब्रेशन किया करती तो मीरा बहुत ही खुश हो जाती थी और कभी कभी तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते थे, ये सोचकर कि अब अंजू उसे छोड़कर चली जाएगी। तो अंजू उससे कहती, भाभी आप इतना परेशान मत हुआ करो, मैं कौन सा बहुत दूर जा रही हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आती जाती रहूँगी और फिर आप भी आ जाया करना। और नंद भाभी दोनों आंसू बहा लिया करती। आज फिर से 10 बज गए थे, लेकिन आकाश अभी तक घर नहीं आया था, इसीलिए अंजू को चिंता होने लगी थी और मीरा भी जाग रही थी। आकाश 11 बजे घर वापस आया तो मीरा ने दरवाज़ा खोला और आकाश को नशे की हालत में देखकर वह वहीं जमीन पर
ढंग से बैठ गई। आज तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आकाश शराब पी कर आएगा। मीरा ने उस समय कुछ भी नहीं कहा और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। आकाश भी बाहर सोफे पर ही सो गया। अगले दिन सुबह रमाकांत जी बाहर आए तो उन्होंने देखा आकाश सोफे पर सो रहा था। उन्होंने अंजू से पूछा, आकाश यहाँ सोफे पर क्यों सो रहा है? तो अंजू ने अपने पापा को सारी बात बता दी, जिसकी वजह से रमाकांत जी आकाश पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए और आकाश वहाँ से उठकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मीरा ने दरवाज़ा खोल दिया था। जैसे ही आकाश कमरे के अंदर गया, मीरा ने पूछा, आकाश, आपसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, उसका मुझे सीधा सीधा जवाब देना। ऐसी कौन सी समस्या आ गई थी जिसकी वजह से आपको शराब पीनी पड़ी? मीरा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वह तो बस दोस्तों के साथ थोड़ी सी। आकाश अभी तक अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था। मीरा ने बीच में ही बोल दिया, आकाश, अब ऐसे कौन से तुम्हारे दोस्त बन गए हैं जिनके साथ तुम शराब पीने लगे? आज तक तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया। आकाश के पास मीरा के सवाल का अब कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वह टॉवल लेकर बाथरूम में चला गया और मीरा भी बाहर आ गई। अंजू, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, एकदम सही सही बताना। क्या मेरी शादी से पहले आकाश ने कभी शराब पी थी? भाभी, भैया ने कभी शराब नहीं पी। यह कल दूसरी बार था जब वह शराब पी कर आए थे। दूसरी बार? पहली बार कब पी थी? अंजू। तो अंजू ने फिर उस दिन के बारे में बताया जब मीरा को बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगी थी। अंजू ने निखिल को फ़ोन किया। निखिल, भैया 2 बार तुम्हारे साथ बाहर गए और दोनों बार वे शराब पी कर आए। ऐसा क्या हुआ है तुम लोगों के बीच? लेकिन निखिल ने अंजू को कुछ भी नहीं बताया, इसीलिए अंजू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वह अपने पापा के पास गई और उनसे कहा, पापा, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो रमाकांत जी ने कहा, बेटा बताओ क्या हुआ? ऐसा कभी हुआ है तुमने कुछ कहा हो और मैंने तुम्हारी बात ना मानी हो? पापा, मैंने कई बार देखा है, क्योंकि भैया 2 बार निखिल के साथ गए और दोनों बार भैया शराब पी कर आए। आकाश निखिल से मिलता रहा और अक्सर शराब के नशे में घर आता रहा। अब मीरा अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से मीरा बीमार रहने लगी थी। एक दिन उसने अंजू से कहा, अंजू, मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा दिन तक जी पाऊंगी। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे हर्षित का ध्यान रखना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। तुम उसे कभी यह मत बताना कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है, हमेशा उसे अपना बेटा ही बताना। भाभी की बातें सुनकर अंजू रोने लगी। भाभी, आपको क्या हो गया? आप ऐसे क्यों बोल रही हो? लेकिन मीरा ने अंजू की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। शाम को जब आकाश ऑफिस से घर आया तो अंजू ने उसको सब कुछ बताया कि भाभी ने उससे आज क्या क्या कहा है। ये सुनकर आकाश भी थोड़ा हैरान हो गया। आकाश आजकल अक्सर ऐसा करने लगा था। वह मीरा और अंजू से नजरें चुराने लगा था। अचानक से रात में मीरा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और जब तक उसे अस्पताल लेकर पहुंचते तब तक मीरा ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और वह अपने छोटे से बच्चे हर्षित को रोता हुआ छोड़कर इस दुनिया से चली गई। आकाश ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। मीरा के जाने से उस घर की खुशियां ही उजड़ गई। अंजू ने किसी तरह से हर्षित को संभाल लिया था। वह 4 महीने का हो गया। आकाश अब अक्सर शराब पी कर आने लगा और एक दिन वह ऑफिस से घर आ रहा था तो पता चला रास्ते में उसका भयंकर एक्सीडेंट हो गया है और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। 2 महीने के अंदर 2 मौत। रमाकांत जी और अंजू पूरी तरह से टूट गए थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें।
अब रमाकांत जी की भी तबीयत खराब रहने लगी थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि जल्द से जल्द वो अंजू की शादी कर देंगे। रमाकांत जी ने और निखिल के परिवार वालों ने निखिल को बहू ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। शायद वह उस शहर को छोड़कर चला गया था। अंजू बैठी सोच ही रही थी कि तभी फोन की घंटी बजी, तो वह अपने अतीत से वर्तमान में वापस आई। अंजू ने फोन उठाया। माँ, मैं शिवांगी से विवाह करना चाहता हूँ। हर्षित ने फोन पर अंजू को सूचना दी। कौन? शिवांगी? अंजू चौंक पड़ी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। हर्षित तो अभी 25 वर्ष का ही था। उसने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? अंजू के दिमाग में तो उसका हर्षित अभी भी छोटा ही है। अब देखते ही देखते वो इतना बड़ा हो गया कि विवाह करने का मन ही नहीं बनाया, बल्कि लड़की भी पसंद कर ली। अपने पति विजय की मृत्यु के बाद उसने कई कठिनाइयों को झेलकर ही उसकी परवरिश की, और जब हर्षित को अपने प्रोजेक्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप मिली, तब उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर ही अपने जिगर के टुकड़े को खुद से जुदा किया। वह समझती थी कि बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी ममता का त्याग करना ही होगा। आखिर कब तक वह उसे अपने आंचल से बांध कर रख सकती थी? अब तो उसके पंखों में भी उड़ान भरने की क्षमता आ गई थी। अब वह भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने में समर्थ था। उसने अपने बेटे की पसंद को वरीयता दी और फौरन हाँ कर दिया। हर्षित को अपनी माँ पर पूरा यकीन था कि माँ उसकी पसंद को नापसंद नहीं करेगी। शिवांगी भी ऑस्ट्रेलिया में उसी के प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। वही दोनों की मुलाकात हुई, जो बाद में प्यार में बदल गई। दोनों ने विवाह करने का मन बना लिया। शिवांगी के पेरेंट्स ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। अंजू ने हर्षित से शिवांगी की फोटो भेजने को कहा, जो उसे जल्द ही मिल गई। फोटो देखकर वह निहाल हो गई। हर्षित ने शिवांगी की और अपनी एक वीडियो भी अपनी माँ को भेज दी थी। कितनी प्यारी बच्ची है, आत्मविश्वास से भरी हुई, होठों पर किसी को भी जीत लेने वाली हंसी। शिवांगी की हंसी ने अंजू के बिसरे हुए अतीत को जीवंत कर दिया था। कितनी प्यारी पहचानी हुई हंसी है। तो क्या शिवांगी निखिल की बेटी है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है यह मेरा भ्रम हो। उसने फोटो पलट कर देखा तो शिवांगी सिंघानिया लिखा था। उसका शक यकीन में बदल गया। वह अचंभित थी कि नियति ने उसे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। किस प्रकार वह प्रतिदिन शिवांगी के रूप में निखिल को देखा करेगी, जो कहीं ना कहीं उसके भाई भाभी का कातिल है। लेकिन वह हर्षित को मना भी तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि शिवांगी निखिल का प्यार है, जिसे छीनने का उसे कोई हक भी नहीं है। सो इस शादी को मना करने का कोई समुचित आधार भी तो नहीं था। वह बेटे को क्या कारण बताती कि शिवांगी के पापा ने उसको धोखा दिया था। उसका बदला शिवांगी से लेने का कोई औचित्य भी नहीं बनता था। आखिर उसका अपराध भी क्या है? हर्षित और शिवांगी एक दूसरे के लिए तड़पे। उसे मंजूर नहीं था। अब उसका मन उससे छलावा कर रहा था। शिवांगी की फोटो और वीडियो देखते ही लगता मानो निखिल ही सामने खड़ा होके मुस्कुरा रहा हो। निखिल ने ना जाने कब चुपके से उसके और उसके भाई के जीवन में प्रवेश किया था। ऐसे कैसे धोखा दे सकता है वह उसे? वह खुद से ही सवाल करती। निखिल के पापा बहुत ही लज्जित थे और हाथ जोड़कर अंजू के परिवार से अपने बेटे के धोखे की माफ़ी मांग रहे थे। लेकिन अब इन बातों से फायदा भी क्या था? निराशा के अंधकार में वह नई राह तलाशने की कोशिश करती।
वह अंधेरों में भटक कर रह जाती थी। हर्षित को अंजू ने अपने बेटे की तरह पाला, जैसा कि उसकी भाभी ने उससे कहा था। वह अपने आप को दुनिया की सबसे खुशनसीब स्त्री समझने लगी थी, क्योंकि विजय का बेसुमार प्यार और हर्षित की किलकारियों से वह अपने अतीत के काले अध्याय को भूल चुकी थी। विजय ने हर्षित को कभी उसके पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। इसीलिए हर्षित को कभी भी पता ही नहीं चला कि अंजू और विजय उसके मम्मी पापा नहीं, बल्कि बुआ और फूफा है। नियति को भी देखो, वो तो अंजू पर हंस रही थी। तभी एक दिन ऑफिस में बैठे बैठे हार्ट अटैक आने से विजय उसे अलविदा कहकर उसके जीवन से बहुत दूर चले गए, और अब वह अपने बेटे हर्षित के साथ अकेली रह गई। परिवार के नाम पर अब उसके पास कोई नहीं है, सिर्फ हर्षित के अलावा। विजय के ऑफिस में ही उसे नौकरी मिल गई। वह अकेली ही चल पड़ी उस डगर पर जो नियति ने उसके लिए चुनी थी। उसे अपने पति और अपने भैया भाभी के हर उस सपने को पूरा करना था जो उन्होंने हर्षित के लिए देखे थे। उसे हर्षित का भविष्य संवारना था, उसे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाना था। हर्षित था भी बड़ा ही मेधावी, सदा अव्वल रहने वाला। पीछे पलटकर उसने कभी देखा ही नहीं और लगातार तरक्की की ओर बढ़ता गया। ऑस्ट्रेलिया में हर्षित को स्कॉलरशिप मिल गई थी और उसके उज्जवल भविष्य के लिए अंजू ने बिना नानुकुर किए उसे विदेश भेज दिया। वहाँ उसे शिवांगी मिली, जिससे वह विवाह करना चाहता था और जिसकी मंजूरी अंजू ने फौरन ही दे दी। उसका मन उसे भटका रहा था। यदि वास्तव में शिवांगी निखिल की ही बेटी हुई तो क्या वह निखिल का सामना कर सकेगी? क्योंकि उसको देखते ही उसका दिया हुआ धोखा याद आएगा। क्यों उसने यह रिश्ता स्वीकार कर लिया? क्या वह हर्षित को मना कर दे इस शादी के लिए? लेकिन सब कुछ इतना आसान भी तो नहीं था। यदि हर्षित ने इनकार का कारण पूछा, तब क्या वह अपने ही मुंह से अपने अतीत को बयां कर सकेगी, जिसने उसके जीवन के मायने ही बदल दिए थे? निखिल की बेटी को क्या वह दिल से स्वीकार कर सकेगी? कहीं ऐसा ना हो कि निखिल के प्रति उसके गुस्से का शिकार वह मासूम बच्ची बने। नहीं नहीं, निखिल का बदला वह शिवांगी से कैसे ले सकती थी? वह बेटे का दिल भी तो नहीं तोड़ सकती थी। उसने हर्षित को फोन किया। हेलो। दूसरी तरफ से हर्षित का स्वर उभरा। बेटा, तुम शिवांगी से वहीं शादी करके इंडिया आ जाओ। मैं यहाँ एक ग्रैंड रिसेप्शन दे दूंगी ताकि सभी रिश्तेदारों से बहू का परिचय भी हो जाए। और हाँ, शिवांगी के माँ पापा को विशेष निमंत्रण दे देना। हर्षित और शिवांगी का रिसेप्शन सचमुच बड़ा ही शानदार था। सभी नाते रिश्तेदार व सगे संबंधी इकट्ठे हुए थे। अंजू गेट पर सभी का स्वागत कर रही थी। तभी निखिल अपनी पत्नी के साथ आता दिखा। उसने हाथ जोड़कर दोनों का स्वागत किया। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। वह ऐसा प्रदर्शित कर रही थी मानो वह निखिल को पहचानती ही नहीं है। लेकिन निखिल उसे देखकर अचकचा गया और धीरे से बोला, अंजू तुम? वह निखिल की बात को अनसुना करके दूसरे मेहमानों की ओर बढ़ चली। खिसियाया हुआ निखिल उसे बराबर आते जाते देख रहा था, लेकिन वह उससे किनारा कर रही थी। निखिल को बात करने का वह कोई मौका नहीं दे रही थी। हर्षित शिवांगी के साथ घूम फिरकर सभी मेहमानों से मिल रहा था। अंजू भी सबसे अपनी बहू का परिचय करा रही थी। साथ ही उसकी तारीफों के पुल भी बांधती जा रही थी। सभी मेहमान विदा हो गए। रह गए बस निखिल और उसकी पत्नी माधवी। अब वह उनकी ओर मुखातिब हुई। कहिए, कैसा लगा सारा इंतजाम आप लोगों को? अपनी ओर से तो मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी।
बहुत ही अच्छा प्रबंध था। आपको देखकर ऐसा लगता है कि मेरी बेटी को बहुत ही समझदार सास मिली है। आइए हम लोग गले तो मिल ले, कहकर माधवी उसके गले लग गई। अंजू ने कनखियों से निखिल को देखा। उसका चेहरा स्याह हो रहा था। शायद उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि अंजू उसे ना पहचानने का बहाना कर रही है। उसे इस बात का तो अंदाजा था कि वह नाराज है, किंतु उसे कुछ कहने का मौका तो दे। कहीं ऐसा ना हो कि उसने उसके साथ जो धोखा किया उसका बदला वो शिवांगी से ले। वह इन्हीं विचारों में डूब उतर रहा था। उन लोगों के रुकने की व्यवस्था अंजू ने अपने घर के गेस्ट रूम में ही की थी। रात्रि के 2 बज रहे थे। अंजू की आंखों में नींद नहीं थी। वह अतीत के सागर में गोते लगा रही थी। क्यों किया निखिल ने मेरे साथ ऐसा? और इन 25 वर्षों में उसने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि हम लोगों का क्या हुआ। भैया भाभी की मौत के बाद हम लोग जीवित भी है या नहीं। मैंने तो उससे बदला लेने की ठान ली थी, लेकिन मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी और विजय ने हर्षित को खुले दिल से अपनाया। तो फिर मेरे जीवन में एक बार आशा का संचार हुआ, लेकिन निखिल की यादें हमेशा ही तो मन में उथल पुथल मचाती रही। अपने अतीत को अपने सामने पाकर वह विहल हो रही थी। इतना गहरा रिश्ता बन गया है, कैसे निभेगा? अब तो बार बार निखिल से आमना सामना होगा, और जब जब उससे सामना होगा मुझे मेरे भैया भाभी का चेहरा याद आएगा। वह बेचैन होकर अपने घर के बगीचे में टहल रही थी। तभी निखिल ने पीछे से आकर उसे चौंका दिया। आप यहाँ इस समय क्यों आए हैं? उसका स्वर कठोर था। अंजू, बस एक बार मुझे अपना पक्ष साफ रखने दो, फिर मैं कभी भी तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं तुमसे क्षमा भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि जो मेरी मजबूरी थी उसे मैं अपना अपराध नहीं मानता हूँ। कैसी मजबूरी? कौन सी मजबूरी? मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ। अंजू ने अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाए। रुको अंजू, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मेरे सीने पर जो ग्लानि का बोझ है वह उतर जाएगा। अंजू ठिठक कर खड़ी हो गई। कहिए, क्या कहना है? कहाँ से शुरू करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निखिल बहुत ही झिझक रहा था। देखिए, आपको जो भी कहना हो जल्दी से कह दीजिए। कोई आ जाएगा तो आपकी किरकिरी हो जाएगी। अंजू ने कदम आगे बढ़ाने का उपक्रम किया। तो सुनो अंजू, जिस दिन तुम अपनी मीरा भाभी को हॉस्पिटल दिखाने गई थी, उसके कुछ दिनों के बाद ही तुम्हारे भैया को पता चला कि उनको कैंसर है। आकाश ने जब मुझे बताया तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, और वे मीरा को बताकर उसे स्ट्रेस नहीं देना चाहता था, क्योंकि डॉक्टर ने साफ साफ मना किया था। इसीलिए यह बात आकाश ने सिर्फ मुझे बताई थी। उससे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वह अपनी मीरा, अपने छोटे से बच्चे और अपने परिवार को छोड़कर चला जाएगा। उसे 3rd स्टेज का कैंसर था, जिसका इलाज संभव नहीं था। इसीलिए वह कभी कभी शराब पीने लगा था जब वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता था। फिर जब मीरा भाभी उसे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई तो वह और भी टूट गया। और फिर एक दिन मुझे खबर मिली कि आकाश का एक्सीडेंट हो गया है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और यह शहर छोड़कर चला गया। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी अंजू, मैंने उस समय तुम्हारा साथ छोड़ दिया जब तुम्हें मेरे साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अंजू, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। शिवांगी मेरी इकलौती बेटी है, उसे अपनी बेटी ही समझना। मेरा बदला उससे ना लेना। इतना कहकर निखिल चुप हो गया। ठीक है निखिल, जो हुआ सो हुआ।
शिवांगी आपकी बेटी ही नहीं, अब मेरी बहू भी है। मेरी कोई बेटी नहीं है, उसने मेरी यह इच्छा पूरी की है। अब आप अपने कमरे में सोने जाइए, माधवी जी जाग जाएगी, आपको ना पाकर परेशान हो जाएगी। कहकर अंजू अपने कमरे की ओर मुड़ गई। निखिल भी चुपचाप अपने कमरे की ओर चला गया। इस प्रकार निखिल के मन में आज भी अपराध बोध था। अंजू 25 वर्षों से जिस हल्की आंच पर सुलग रही थी, आज वह बुझ गई। अंजू ने अपनी बहू शिवांगी को बेटी की तरह प्यार दिया और उसे कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दी। निखिल और माधवी भी बहुत खुश थे कि उनकी बेटी अपनी ससुराल में खुश है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।